देखिएगा जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा लोकतंत्र के व्याकरण। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इसमें हम लोग जो देखेंगे लोकतंत्र के सिद्धांत। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भाई मेरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी, पूछे जा सकते हैं कि लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग इसकी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा लोकतंत्र के प्रकार की अगर हम लोग बात करें, लोकतंत्र का अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के शासन करने का आधार। अगर हम लोग बात करें उसी को लोकतंत्र कहते हैं, यानी जहां पर जनता ही जाकर के, जनता ही क्या करती है, सरकार का चुनाव करती है। ठीक है, यानी जो जनप्रतिनिधि हैं, समझ रहे हो, जनप्रतिनिधि यानी जिसे हम लोग नेता बोलते हैं, उन लोगों का जब चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र खास तौर से दो प्रकार का होता है। एक होता भैया प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। क्या होता है? एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है, कह सकते हो कि जिसमें जनता डायरेक्ट जाकर के, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को, अपने लीडर को चुनती है। प्रतिनिधि का मतलब होता है यानी जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है, यहां पर चुनाव करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन में प्रत्यक्ष और आम मध्यवर्ती नागरिक सहभागिता पर आधारित होता है। यानी अगर हम लोग बात करें जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जो भी नागरिक हैं वो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना। अरे तुम लोगों ने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पर भाई मेरे जब चुनाव होता है तो जो भी व्यक्ति नागरिक है, जो भी 18 साल के हो चुके हैं, सबको लोकतंत्र यानी इलेक्शन में देखते नहीं वोट डालने का अधिकार मिलता है। सभी वैक्स नागरिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए भाग लेते हैं कि सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा हो चुकी है और सर्वोत्तम संभावना के निर्णय लिया गया है। यानी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी नागरिक हैं, ठीक है, जो भी कह सकते हैं 18 साल के हों या कहीं 21 साल की, जितनी जहां जिस देश में उम्र होगी, तो लोकतंत्र के निर्माण में कह रहे हैं भाई जितने भी व्यक्ति होंगे सभी नागरिक क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और निर्णय निर्माण का मतलब होता है कि कहीं भी किसी भी देश में भाई मेरे लोकतंत्र का क्या करता है, वो क्या करता है, नीतियां बनाता। तो नीतियां बनाने में अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी लोग जो रहते हैं इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्राचीन यूनानी नगर राज्य का स्वरूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की जो शुरुआत है कहां से हुई है, यूनान से हुई है। कहां से हुई है? यूनान से हुई है, जहां पर नगर राज्य होते थे और वहां से हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें, अब मैं आपको बात करूंगा लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शास्त्रीय लोकतंत्र क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है। शास्त्रीय लोकतंत्र, देखो शास्त्रीय लोकतंत्र का आधार प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में विकसित एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो सबसे बड़े शक्तिशाली नगर राज्यों के जन समूह की बैठक पर आधारित था। यानी जो शास्त्रीय मतलब होता, शास्त्रीय मतलब भैया पुराना लोकतंत्र कौन सा है। और अगर हम लोग बात करें जो शास्त्रीय लोकतंत्र कहां से शुरुआत हुई है, तो प्राचीन यूनान से। पॉलिटिकल साइंस और राजनीति की शुरुआत भी यूनान से शुरू हुई है। और जो शास्त्रीय लोकतंत्र है या जिसे हम लोग प्राचीन लोकतंत्र कहते हैं, प्राचीन लोकतंत्र की जो शुरुआत है वह भी यूनान से हुई है। यूनान में क्या होते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे जो होते थे वहां पर नगर राज्य हुआ करते थे। वहां पर कह सकते कि नगर राज्य में जो जनसमूह थे, जो लोग थे, उनकी बैठक पर होती थी। इसका स्वरूप महत्वपूर्ण यह था कि लोग राजनीतिक रूप से अत्यधिक सक्रिय थे। यानी क्या, प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य में जो जनसमूहों की बैठक होती थी उसमें सभी लोग राजनीतिक रूप से क्या होते थे, अत्यधिक सक्रिय थे। सभा की बैठक के अतिरिक्त नागरिक निर्णय निर्माण और राजनीतिक कार्यालयों में अपना योगदान देते। भाई प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य हुआ करते थे वहां पर क्या होती थी, नगर राज्य में सभाओं की बैठक होती थी। और नगर राज्य में जो सभा की बैठक होती थी, सभी नागरिक क्या होते थे कि भाई राज्य के लिए जो कानून बनते थे, जो नियम बनते थे, जो निर्णय लिए जाते थे, उसमें सभी लोग क्या अपना योगदान देते थे। हालांकि इसमें महिलाओं और दासों और
प्रवासियों को नागरिकता से वंचित, यानी कह रहे हैं कि भाई मेरे जो शास्त्रीय लोकतंत्र हैं, जिसे हम सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र में महिला नहीं भाग लेती थी। जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, इनको नागरिक माना ही नहीं जाता था, ये कह सकते हो। यानी जो शास्त्रीय लोकतंत्र हैं उसमें महिलाओं को नंबर 1, दूसरा जो दास होते थे, क्योंकि उस समय अगर आप लोग बात करेंगे तो यूनान में दास प्रथा चलती थी, यानी किसी को जैसे हम लोग गुलाम बना लेते थे वैसे वहां पर गुलाम बनाए जाते थे। तो भाई जो महिलाएं होती थी, जो दास होते थे, इनको नागरिकता यानी इनको नागरिक माना ही नहीं जाता था। ये लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, भागे नहीं लेता था। ठीक है, अगर हम लोग दासों महिलाओं के काम करने की वजह से एथेंस वासी पुरुषों को राजनीतिक मामलों में भाग लेने का, यानी कह सकते हैं जो शास्त्रीय लोकतंत्र है, जिसे हम सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र में सिर्फ जो पुरुष होता था वही भाग लेता था। क्या? जो पुरुष होते थे वही भाग लेते थे। महिलाएं जो होती थी उनको नागरिक माना ही नहीं जाता था, ना तो वोट डालती वालती नहीं तो भाग नहीं लेती थी। ठीक है, इस वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि और इसे अलोकतांत्रिक था, इन्हें नागरिकता से बाहर रखा गया था। भाई जो महिलाएं हैं, जो दास हैं, इनको नागरिक माना ही नहीं जाता था। कह रहे हैं इसलिए जो शास्त्रीय लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है, वो अनैतिक लोकतंत्र है, क्योंकि जिसमें महिला लोकतंत्र में हैये नहीं है, जिसमें दास लोकतंत्र में हैये नहीं, कुछ यानी पुरुषों को तुमने रख लिया, उसी का आप कह रहे हो भाई शास्त्रीय लोकतंत्र है। प्राचीन यूनान में जब नगर राज्य होते थे तो इसी प्रकार के लोकतंत्र हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में एथेंस के लोकतंत्र को यह कह करके आलोचना की है कि लोग स्वयं पर शासन करने के लिए बौद्धिक रूप से योग्य नहीं थे। प्लेटो कहता है कि भैया मेरे लोकतंत्र वहीं पर हो सकता है जहां पर बुद्धिमान लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक देश है, देश में हर आदमी अनपढ़ है, ठीक है, और तुमने भैया सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया। अब जब हर व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार हो जाएगा तो इससे क्या होगा? तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता है, तो हर व्यक्ति को जब लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा तो अच्छा लोकतंत्र नहीं है। यानी प्लेटो कह रहा है कि जो लोग बौद्धिक रूप से योग्य नहीं है वो लोग स्वयं पर शासन करने के लिए उन्हें दार्शनिक राजा और अभिभावकों से शासित होने की आवश्यकता है। कहने का प्लेटो कहता है कि हमारा जो शासक हो दार्शनिक हो। दार्शनिक का मतलब समझते हो कि जो तीव्र बुद्धि का व्यक्ति हो, जो दूर की सोचता हो। राजा हमें ऐसा चाहिए, शासक हमें ऐसा चाहिए। भाई कुलीन लोकतंत्र कहता है कि जनता अनपढ़ है, जनता में बुद्धि नहीं है, जनता में विवेक नहीं है। यही तो प्लेटो कह रहे हैं। प्लेटो कह रहे हैं भाई कि स्वयं पर शासन करने के लिए लोग जो हैं, जो आवाम है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, वो अपने ऊपर स्वयं पर शासन नहीं करनी चाहती है। तो हमें एक ऐसे शासक की जरूरत है जो दार्शनिक हो, जो बुद्धिजीवी हो, जो दूर की सोचता है, और वह उन पर, जनता पर अभिभावक की तरह शासन करेगा। आप समझ रहे हो? जैसे एक राजा शासन करता है, वो क्या करें कि वह उनके ऊपर कैसे शासन करेगा? एक अभिभावक, जैसे हमारे माता पिता हम पर कभी कभी भाई जब बचपन में बच्चा रहता है तो उसको बताते बेटा ये करना वो करना है, उसी प्रकार से प्लेटो कहता है कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बौद्धिक रूप से लोकतंत्र में भाग नहीं ले सकते हैं, और उनके लिए एक ऐसा शासन चाहिए जो दार्शनिक राजा हो। यानी बुद्धि और विवेक शासक में होना बहुत जरूरी, इस बात को कहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय लोकतंत्र। अब हम लोग बात करें भैया कुलीन लोकतंत्र क्या होता है। कुलीन लोकतंत्र का सिंपल से मतलब होता है भाई मेरे कि जिस लोकतंत्र में अमीर व्यक्तियों को ज्यादा अधिकार है, अमीर व्यक्ति जो है उसी बोलते कुलीन। कुलीन का मतलब ही अमीर होता है। अब देखो इसको क्या बोलते, कुलीन लोकतंत्र की बात कर देखेगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कह सकते कि जी मोस्कटा या कह सकते हैं कि जोसेफ ने किया है, यानी कुलीन लोकतंत्र की बात करते हैं। इस सिद्धांत का विकास समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण निहितार्थ राजनीतिक शास्त्र में भी है। मिशेल ने अल्प लोकतंत्र का लौह नियम दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने तर्क दिया कि अपने वास्तविक लक्ष्यों से इतर प्रत्येक संगठन अल्पतंत्र के रूप में सीमित होकर के कुछ लोगों के शासन के रूप में परिवर्तित। कुलीन लोकतंत्र का मतलब होता है भैया कुछ लोगों का शासन या मुट्ठी भर लोगों के शासन को हम बात करते हैं कुलीन लोकतंत्र। मास्को का कहना है कि लोगों को दो श्रेणी यानी शासक और
शासक और शासित के रूप में विभाजित किया जा सकता है। चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, अधिकांश शक्ति, प्रतिष्ठा, संपत्ति शासक वर्ग के हाथ में। देखो, अगर कुलीन लोकतंत्र में कहा जाता भैया कि कहीं कोई भी शासन व्यवस्था हो, जो शासक वर्ग होता है उसके पास क्या होता भैया, उसके पास शक्ति है, उसके पास प्रतिष्ठा है, उसके पास संपत्ति है, सभी होती ना। शासक के पास यदि नेतृत्व का गुण नहीं है तो वह कुलीनों के अनुसार अनुसरण करने लगता है। यह सिद्धांत लोकतंत्र के समक्ष एक प्रश्न खड़ा करता है। यह सलाह देता कि यदि कुलीन शक्ति और संपत्ति और निर्णय निर्माण का नियंत्रण करेगा तो लोकतंत्र व्यवहारिक धरातल पर नहीं आ सकेगा। कहने का मतलब यह है, कुलीन लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि जब भैया हमारा शासक शक्तिशाली नहीं होगा और उसके पास संपत्ति नहीं होगी तो जो अमीर व्यक्ति रहेंगे वो लोकतंत्र को संचालित करने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में एक सरकार चुनी गई है, लेकिन सरकार इतनी योग्य नहीं है, तो देश में जो अमीर वर्ग रहेगा वह सरकार को एक प्रकार से चलाना लग जाएगा। उसी को बोलते कुलीन लोकतंत्र। यानी एक ऐसा लोकतंत्र होता है कुलीन लोकतंत्र, जिसको आप लोग कह सकते हैं जहां पर जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति के अनुसार ही शासन प्रशासन जब चलने लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कुलीन लोकतंत्र। अरे कुलीन का मतलब है अमीर होता है, समझ रहे हो। तो जिस लोकतंत्र में अमीरों की भागीदारी है या अमीरों के कहने से लोकतंत्र चल रहा है, वो दिखावे के लिए जनता के द्वारा चुना गया, लेकिन अमीर व्यक्ति उसमें एक प्रकार से पैसे के जरिए धन देकर के, कुछ भी देकर के आप लोग कह सकते हो कि वो व्यक्ति लोकतंत्र में मुख्य भूमिका में आ गया। कुलीन लोकतंत्र उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अमीरों का लोकतंत्र भी कह सकते हो, जिसमें अमीर आदमी की चल रही है, अमीर आदमी की सुनी जा रही है, वो कुलीन लोकतंत्र है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बहुलवादी लोकतंत्र क्या होता है। देखिएगा, कुलीनवादी सिद्धांत के विपरीत बहुलवादी विश्वास करते हैं कि निर्णय निर्माण एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जहां विभिन्न समूहों अपने विचार को स्वीकृति दिलाने के लिए तालमेल करते हैं। देखो, बहुलवादी लोकतंत्र कहता भैया कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जहां पर हर विचार के लोग, देखो भाई, जैसे मान लो एक देश है तो देश में हर प्रकार के सोच के लोग रहते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि एक ही सोच के लिए पूरे देश में बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि बहुलवादी लोकतंत्र कहता है कि भाई इसमें लोकतंत्र में सभी के अपने अपने विचार होते हैं और सब लोग अपने अपने विचारों को देते हैं। यह विभिन्न समूहों के बीच आपसी बातचीत का परिणाम है, ना कि कुछ कुलीनों का। यानी बहुलवादी जो लोकतंत्र है कुलीन लोकतंत्र के खिलाफ है। बहुलवादी लोकतंत्र कहता है कि सभी व्यक्तियों की बातों को सुना जाएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन को कार्ल्स, रेमंड, हावर्ट इन लोगों ने किया है। कहा गया है कि बहुलवादी लोकतंत्र की संकल्पना है जिसका मतलब है कि सभी नागरिकों के शासन की बजाय बहुत से लोगों का शासन। बहुलवादी लोकतंत्र का मतलब होता है कि भाई लोकतंत्र में कुछ लोग नहीं बल्कि सभी लोग जब भाग ले रहे हैं, वही है बहुलवादी लोकतंत्र। यानी बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें हर व्यक्ति अपना राय दे रहा है, अपना मत दे रहा है। यानी बहुत से लोगों का शासन। शॉर्ट में लिख लो, क्या होता बहुलवादी का मतलब क्या था, बहुत से लोगों का शासन। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, संक्षिप्त में कहते तो वह कहते हैं कि यद्यपि राजनीतिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग सामान्य नागरिक की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखते हैं, फिर भी कोई संभ्रांत व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में सदैव हावी रहने की योग्य नहीं। कह रहे हैं कि देखो, बहुलवादी एक ऐसा लोकतंत्र होगा, हो सकता भैया कि कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई व्यक्ति अमीर हो, लेकिन बहुलवादी लोकतंत्र में अमीर के भी उतने अधिकार होंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उतने अधिकार होंगे और सामान्य नागरिक जो है उसके भी बराबर अधिकार होंगे। वो बहुलवादी लोकतंत्र है। यानी एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें कह सकते कि बहुत सारे लोग शासन में भाग ले रहे हैं या बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन को चलाया जा रहा है। वो कुलीन लोकतंत्र नहीं है कि कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का शासन कह सकते कुलीन लोकतंत्र है। लेकिन बहुलवादी लोकतंत्र को हम उसको कहते हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो जनता है, जो आवाम है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रही है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलवादी लोकतंत्र कहा जाता है। समझ रहे हो, वो हमारा बहुलवादी लोकतंत्र। अब हम लोग बात करेंगे सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। देखिएगा, इस संदर्भ में सभी लोकतंत्र सहभागी होते हैं। वह
लोकप्रिय सहमति पर आधारित होते हैं, जिसकी सहभागी प्रकृति सुनिश्चित करते हैं। हालांकि लोकतंत्र में यह संभावना रहती है कि लोगों की भूमिका मतदान तक सीमित। देखो, हम लोकतंत्र को ये मत समझ लेना कि लोकतंत्र यही है कि वोट जाओ, वोट डालाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया, यही लोकतंत्र है। अरे भैया, जो लोकतंत्र है वो खाली वोट तक सीमित नहीं है। एक सहभागी लोकतंत्र कहता है कि लोगों की भूमिका यानी लोगों की जिम्मेदारी वोट डालने तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। ऐसे जटिल लोकतंत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच बड़ी दूरी बढ़ जाती। कह रहे भाई मेरे, जिस लोकतंत्र में नागरिक जाकर के वोट डाल देता है, उसके बाद वो 5 साल नागरिक को पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे लोकतंत्र में जो नेता चुना गया है और जो नागरिक जिसने वोट डाला है, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखते नहीं हमारे देश में यही तो होता है कि हमारे देश में हम लोग जाते हैं इलेक्शन में, भैया वोट डाल देते हैं, उसके बाद हमारा नेता क्या कर रहा है हमको पता ही नहीं है। ऐसे तो होता है ना। तो लेकिन सहभागी लोकतंत्र कहता है, अगर ऐसा लोकतंत्र रखोगे जिसमें सिर्फ नागरिक वोट डालने तक सीमित रहेगा, तो भैया जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का मतलब होता नेता, ठीक है, जो नेता है, जो नागरिक है, जिसने वोट डाला है, ठीक है, उनके बीच में दूरी बढ़ जाती है। जहां लोग जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजित होते हैं। कुलीन तंत्रीय और बहुलवादी लोकतंत्र के, देखो, जो सहभागी लोकतंत्र है, क्या बोला, जो सहभागी लोकतंत्र है वो कुलीन लोकतंत्र और बहुलवादी लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। सहभागी लोकतंत्र सामान्य हितों को प्रोत्साहित करने की बात करता है, जो यानी सबके जो हित हैं उसकी बात करता है। निर्णय निर्माण में नागरिकों की सहभागिता, यानी सहभागी लोकतंत्र कहता है कि भाई सरकार जो भी निर्णय ले रही है, सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, सभी लोग उसमें भाग लें, सभी लोगों का समर्थन जरूरी है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो भाई हमारी सरकार कोई कानून लेकर के आ रही है, ठीक है, मान लो सरकार है, दिल्ली सरकार है, कोई भी सरकार हो हमारे देश की, कोई भी सरकार अगर कानून लेकर के आ रही है, कोई भी नियम बना रही है, तो सभी नागरिकों का समर्थन होना उसमें क्या है, जरूरी है। यही सहभागी लोकतंत्र। अरे सहभागी का मतलब पार्टिसिपेट, यानी हर एक नागरिक का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही यह सरकार नागरिकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है, यानी कहते हैं कि जो सहभागी लोकतंत्र होता है उसमें जो सरकारें होती हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि भाई नागरिक हर जगह सरकार के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अरे जिसने तुमको वोट डाला है, जिसने तुमको नेता चुना है, यानी वोट डालने वाला और नेता जो है दोनों मिलकर के जब भाग ले रहे हैं, तो कह रहे हैं इस ऐसे सहभागी लोकतंत्र में जो सरकारें रहती हैं वो क्या रहती हैं, अधिक जिम्मेदार बनाता है। यानी सहभागी लोकतंत्र जो हमारा होता है उसमें जो हम लोग जिस गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे वो सरकार क्या रहेगी, नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। रूसो की बात करें, रूसो, जीएस मिल ने सहभागी लोकतंत्र के विचार का यानी जो रूसो की बात करें या हम जीएस मिल की बात करें, ये सभी लोग कह सकते हैं सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं। रूसो का कहना है कि लोकप्रिय संप्रभुता लोगों के हाथों में स्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है। यानी रूसो का कहना था भैया कि जो संप्रभुता है, यानी कहने के मतलब संप्रभुता लोगों के हाथ में होनी चाहिए, यानी जनता के हाथ में संप्रभुता होनी चाहिए, जो कि अस्थानांतरणीय अधिकार है। सभी नागरिकों को राज्य में शामिल होना चाहिए। रूसो कहता है कि राज्य यानी सरकार अगर कोई कानून बना रही है तो उस कानून बनाने की प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति का शामिल होना जरूरी है, हर व्यक्ति शामिल होना चाहिए। समझ लो, ये इसको हम लोग क्या करें, सहभागी लोकतंत्र कह रहे हैं। जीएस मिल कहता है सहभागी लोकतंत्र पर क्या कहता है, नाम याद रखना। जीएस मिल क्या कहते हैं, जीएस मिल का कहना है कि जो सरकार अपने नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों को प्रोत्साहित करे वही सबसे अच्छी सरकार है। तो कहा जा रहा है भैया कि जो सरकार अपने नागरिकों का नैतिक विकास करे, नैतिकता, ठीक है, नैतिक विकास करे, जो नागरिकों की बुद्धि का विकास करे, जो नागरिकों में गुणों को बढ़ाए, वही सरकार सबसे अच्छी सरकार है। जिस लोकतंत्र में हर नागरिक भाग ले रहा है उसी को ये लोग कह रहे हैं भैया कि सबसे अच्छा लोकतंत्र है। यानी हर एक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, भाई सहभागी है ना, भागीदारी है ना। सहभागी लोकतंत्र है कि जिसमें सरकार अगर कोई नियम कानून बना रही है तो पूरे जनता से राय ले रही है। एक बात तो सहभागी व भागी लोकतंत्र ना छोटे छोटे देशों में ज्यादा बड़ा काम करता, समझ लो। जैसे मान लो 10 लाख आदमी का देश है हमारा, तो भैया हर आदमी सरकार जाके पूछ लेंगे फलाना कानून बना दे क्या,
तो सबकी सहभागी हो जाएगी। अब हमारे देश में अगर कोई सोचेगा कि सहभागी लोकतंत्र हो जाए कि भाई सरकार अगर कोई नियम लेकर के आ रही हो, एक एक सरकार दरवाजे दरवाजे जाएगी पूछेगी, तो कैसे हो पाएगा? 100 साल में कानून नहीं बन पाएगा, यानी कई कई साल निकल जाएंगे। तो देखो, सहभागी लोकतंत्र कहता है कि जो सरकार कानून बना रही है उसमें हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। और सहभागी लोकतंत्र इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है? सहभागी लोकतंत्र कहता है कि जनता को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रखना है। अगर जनता खाली वोट डाल रही है तो नेता और जनता में दूरी बन जाएगी, सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी यही है कि जो जनता है, जो आवाम है, यानी जो नागरिक है, उससे हर बात पूछ करके की जा रही है, वही भैया सहभागी लोकतंत्र है। ऐसा नहीं नेता मन में जो आता वही कानून बना देता है, इसको हम लोग सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। तो सहभागी लोकतंत्र क्या है, बहुलवादी लोकतंत्र क्या है, कुलीनवादी लोकतंत्र क्या है, और शास्त्रीय लोकतंत्र क्या है। ये लोकतंत्र के 4 मैंने आपको पार्ट बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं और आप इनको एग्जाम में अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व। इसमें हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 9.5 बनेगा भाई, प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था। ठीक है, चुनाव व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वहां पर चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रतिनिधि लोकतंत्र बता देता हूं ताकि आपको पता रहे, यानी ये प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखिएगा, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व एक दूसरे से संबंधित है। क्या करें कि भाई मेरे जो लोकतंत्र होता है, जो प्रतिनिधित्व होता है, वह एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, यानी आपस में जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के अंतर्गत सरकारें प्रतिनिधियों से निर्मित होती हैं क्योंकि उनको चुना जाता है। देखोगे ना, कहीं पर भी भाई मेरे लोकतंत्र होता है तो उसमें प्रतिनिधि चुने जाते ना। जैसे देखा, अबे भाई चुनाव होगा, तुम लोग बोलते नहीं नेता जो चुनते हो, वोट डालने जाते हो, उसके बोलते प्रतिनिधि। देखते नहीं है कि जैसे मान लो कि अभी चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, अभी देखो हाल ही में दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। ठीक है, तो भाई क्या कर दिया, उसको अलग अलग असेंबली विधानसभाओं में बांट दिया जाता है। तो उसके आधार पर लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट बना देंगे वहां पर, यानी जैसे आप लोग अपने विधायक को चुनोगे तो क्या है, वो आपके इलाके का क्या है, प्रतिनिधि है, और वो विधानसभा में जाकर के क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो क्या है कि लोकतंत्र के अंतर्गत सरकारें प्रतिनिधियों से निर्मित होती हैं। भाई जो जीत करके जाता, जो तुम्हारे इलाके का प्रतिनिधि होगा, वो जाएगा आगे जाकर के सरकार बनाता ना। यदि चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक लड़ा गया है, यदि भागीदारी व्यापक रूप से रहती है, तो नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाते। इस स्थिति में सरकार जो भी कार्य करेगी वह कार्य लोगों के हित में होंगे। कह रहे हैं कि भाई मेरे कि जब चुनाव हो, ठीक है, जब चुनाव होता है और हम लोग भैया किसी को चुनते हैं और हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारा विधायक हो, हमारा सांसद हो, वो आगे जाकर के सरकार बनवाता है, तो जब हमारा प्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाएगा, हमारा नेता जाकर के सरकार बनाएगा, तो ऐसी सरकारें जो रहेंगी वो क्या करेंगी कि ऐसी सरकारें लोगों के हित में काम करती हैं। समझ रहे हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह समस्या है कि विभिन्न मंचों पर हमें अपने प्रतिनिधियों का नेतृत्व करना पड़ता है, इसलिए अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को लाया गया है। प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त नागरिक या उनका कोई समूह सरकार पर राजनीतिक शक्ति का प्रभाव रखते हैं। उनकी स्वयं की अनुमति से यह प्रभाव उनमें या कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका पालन संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रतिनिधि सरकारें से संबंध माना जाता है। देखो, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जैसे आप लोग देखोगे कि भाई हमारे देश में चुनाव होगा, ठीक है, और हम लोग अपने इलाके से किसी को विधायक बनाएंगे, किसी को सांसद बनाते हैं। विधायक बनाए तो जाकर के मुख्यमंत्री बनाएगा और सांसद बनाए जाकर प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रतिनिधित्व का मतलब देखो भाई पूरी जनता तो जाकर के सरकार बना नहीं सकती, हर आदमी जाकर के सरकार तो बनवा नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि हर इलाके के लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर के क्या करता है, आगे सरकार को चुनता है, आगे सरकार बनती है। तो इस प्रकार से जो हमारा होता है लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व हो जाता है, यानी हमारी भी सहभागिता है। अब कैसे, जैसे मान लो कि तुम दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में वोट पड़ रहा है, ठीक है, दिल्ली में मैं रहता हूं और दिल्ली में वोट पड़ रहा है, भाई मैंने जाकर के वोटिंग कर दिया
और मैंने जिसको वोट दिया, चलो एक आदमी को मैंने वोट दे दिया, और जिस व्यक्ति को मैंने वोट दे दिया है वो व्यक्ति विधायक बना, आगे जाकर के वो सरकार बनाया, उस सरकार उसने बनवाई और वो काम कर रहा है, यानी मेरा भी प्रतिनिधित्व शामिल हो गया इस सरकार में। आप समझ रहे हो? यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रतिनिधित्व, यानी हर व्यक्ति का उसमें सहभागिता है, हर व्यक्ति उसमें भाग ले रहा, प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में मतलब होता है इसमें जनता अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, नेता चुन करके भेजती है जनता। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में क्या करती है, आम जनता क्या करेगी भाई, मेरे वोट डालती है और वोट डाल करके क्या करती है, लोगों को चुन करके जब हम भेजते हैं तब हम लोग इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र में भैया सबने अपने प्रतिनिधि नेता चुन चुन करके भेज दिया अपने इलाके से, और वही नेता जा करके आगे सरकार बनाता है और जनता से संबंधित कामों को करवाता है। लोकतंत्र में जब एक काम होता है तो हम इसी को कहते हैं प्रतिनिधित्व। समझ गए? इस टाइप को आपको समझ में आएगा कि प्रतिनिधित्व आखिर होता क्या है। जिसने हम, यानी जिन लोगों को हमने चुना है वह लोग आगे जाकर के सरकार बनवा दे रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था कैसे होती है। आप लोग भारत में रहते होंगे, हमारे देश में चुनाव कैसे होता है सबको पता है। देखो प्रतिनिधि लोकतंत्र में देखिएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र में आदर्श चुनाव व्यवस्था हुआ जिसमें सभी नागरिक का समान। देखो भाई प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि भैया हर नागरिक का समान वोट है। ऐसा नहीं है कि बड़ा अमीर आदमी है तो उसका 10 वोट, एक वोट 10 बराबर माना जा रहा, गरीब का 1 माना जा रहा। तो पहली बात क्या था, प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव में क्या होता है कि हर व्यक्ति का समान वोट है, यानी हर व्यक्ति का बराबर वोट है। देखते नहीं हमारे देश में जब वोट पड़ता भैया हर आदमी एक का वोट है ना, देखते नहीं हो, एक वोट है। इसमें थोड़े से लोगों को छोड़ करके मतदाताओं के संयुक्त समूह को मतदान करना होता है। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति मतदान करता है। जो व्यक्ति 18 साल से है और जिसका भैया वोटर लिस्ट में नाम है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र में वोट डालेगा। ये होता है जिसके माध्यम से लोग एक या एक से अधिक प्रतिनिधि चुनते हैं। देखते नहीं कि हमारे इलाके में जब इलेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, अपना नेता चुनते हैं, अपना जन प्रतिनिधि उसको बोला था, प्रतिनिधि चुनते हैं। शासकीय चुनाव में अनुमानित अनुपातिक प्रतिनिधित्व चयन संयोग होता है जानबूझकर। चुनाव लोकतंत्र का एक साधन है जो नागरिकों की पसंद को नीति निर्णय के व्यवहार को लाने में, यानी चुनाव के जरिए, देखो लोकतंत्र में जब चुनाव होता है जिसके जरिए क्या करते हैं नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ना। जैसे मान लो भैया अभी चुनाव होगा तो भाई जब नागरिक हम लोग जाकर के वोट डालेंगे तो अपना क्या करते हैं प्रतिनिधि चुनते हैं ना, और लोकतंत्र में जरूरी है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि लोकतंत्र में नियामक सिद्धांत है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की तरह एक विवादास्पद और संकल्पना। इसका अर्थ है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक नियामक राय से दूसरी पर निर्भर करता है। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने नेता को चुनती है, और नेता जाकर के क्या करता है, एक प्रकार से सरकार वरकार को बनवाने का काम करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग होता है। भाई सबको वोट डालने का अधिकार मिलता है। देखते नहीं हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र में हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार। गुप्त मतदान पत्रों पर आधारित, कई बार गुप्त मतदान, देखो हमारे इसमें भाई सार्वभौमिक मताधिकार तो होता है, सबको वोट डालने का, लेकिन गुप्त मतदान होता। गुप्त मतदान का समझते हो कि भैया किसने किस पार्टी को वोट दिया है पता नहीं रहता। देखते हो ना कि किस व्यक्ति ने, भाई किसने बीजेपी को वोट दिया, किसने कांग्रेस को और किसने किसको वोट दिया है, ये पता नहीं चलता है। गुप्त मतदान होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र में, समझ रहे हो। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। भाई चुनाव आप किसी को भी वोट डाल सकते हो चुनाव में, और निष्पक्ष यानी ईमानदारी से होता है। प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलों में होती, जहां पर भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है वहां पर सारी पार्टियां भैया चुनाव लड़ती हैं और इसमें कंपटीशन होता है। इसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दल होते हैं। यानी जैसे अभी चुनाव होगा तो भाई उसमें सभी जो दल राजनीतिक दल होते हैं क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दलों में यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है आपस में यानी फाइट करती हैं, एक प्रकार से कैसे तो उनमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जिसको आप होता है। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव संबंधी कानून होगा। यानी यहां पर एक न्यायिक व्यवस्था होती है। भाई चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हो गई, अगर कुछ हो जाता है तो न्यायपालिका क्या करती है, उसका करती, जैसे भाई हमारे देश में चुनाव हो गया, भाई चुनाव में कोई धांधली हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई है
तो न्यायालय देखता है। बोलने और संस्था बनाने की स्वतंत्रता है। अब देखो जहां पर भी प्रतिनिधि लोकतंत्र है वहां पर भैया हर कोई व्यक्ति अपनी बात को बोल सकता, अपनी बात को कह सकता, अपनी बात को रख सकता है और हर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पार्टी वार्टी बना सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े होने की। भैया प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने की स्वतंत्रता। अरे तुम भी अपनी पार्टी बना लो, तुम भी अपने लोगों को चुनाव में खड़े करो, इतनी स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति भी पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकता है, या पार्टी नहीं बनाया तो निर्दलीय लोग लड़े थे। प्रतिनिधि लोकतंत्र में होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, मतदाता द्वारा दिए गए मत और चुने गए प्रतिनिधियों के बीच न्यायोचित संबंध होता है। भाई जितने लोगों ने वोट दिए हैं उसी के अनुसार जितने व्यक्ति चुने जाएंगे वो चुने जाते हैं। सही निष्पक्ष राजनीतिक सूचनाओं का, भाई प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीति की जो सूचनाएं होती हैं सभी को निष्पक्ष दी जाती है, होता है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, खासतौर से प्रतिनिधि लोकतंत्र में। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो इसमें एक व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं भाई बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी व्यवस्था के अंतर्गत फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब देखो अगर हम लोग बात करें भाई प्रतिनिधि लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव किसने जीता है इसका फैसला कैसे होता है। अगर मैं बहुलवादी व्यवस्था को अगर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, बहुलवादी का मतलब होता भैया कि जो आदमी सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो व्यक्ति जीत जाएगा। समझ रहे हो। बहुलवादी व्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम इसको बोला जाता है। और हम लोग कह सकते हो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में देख रहे हैं कि चुनाव कैसे होता है। आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो भाई मेरे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा, जैसे मान लो कि एक आदमी ने कह सकते कि 1,51,000 वोट मिले हैं। कितने, 1,51,000। दूसरे व्यक्ति को 1,51,000 और 1 वोट मिल गया, तो जिसको 1,51,000 एक वोट मिला वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो बहुलवादी व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें यह होता है कि सर्वाधिक मत, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत पाएगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही व्यक्ति जीत जाता है, एक रहता है। इसमें नहीं आपने कितने परसेंट वोट पाए, यानी मत प्रतिशत। एक बात याद करना, यानी बहुलवादी व्यवस्था में मत प्रतिशत नहीं देखा जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना कि जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत को पाएगा वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। यानी बहुलवादी व्यवस्था में भैया इलेक्शन वही आदमी जीतता है जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा। कह रहे ना पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है नहीं किया इसका कोई फर्क नहीं होता है, ये सरल बहुमत व्यवस्था प्रणाली होती है जिसको हम बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। और बहुलवादी व्यवस्था भारत में चलती है। हमारे देश में विधायक का जो चुनाव होता है, जो सांसद का चुनाव होता है, यहां पर यही होता है। बहुलवादी व्यवस्था हमारे देश में चलती है भैया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेगा वही व्यक्ति क्या कर देता है, इलेक्शन को जीत बिन कर जाता है। ये नहीं कितने वोट मिले हैं या आपका मत परसेंट कितना, वो ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, आपको अगर 1 वोट प्लस मिल गया तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ये होता है। जैसे मान लो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो 5 में कह सकते एक आदमी को 10 वोट मिला, एक को 8 वोट मिला, एक को 7 वोट मिला, एक को 6 वोट मिला। तो जिसको भी ज्यादा मिलेगा, किसी को अगर 11 मिल गया तो व्यक्ति जीत जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपका मत परसेंट कितना था, कितना ही था। बहुलवादी व्यवस्था में ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बहुलवादी व्यवस्था बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में क्या होता है। अब देखो बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में भैया जब वोट पड़ता है तो यहां पर क्या होता है, वैकल्पिक मत व्यवस्था। वैकल्पिक मत व्यवस्था भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसके अंतर्गत मतदाता अपना मत देते समय उम्मीदवार को अपनी पसंद के मुताबिक क्रम के रूप में चिन्ह लगाता है। जैसे वैकल्पिक मत का मतलब होता है यदि प्रथम पसंद मत का आधार पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार की पसंद सबसे कम प्रथम मत मिले होंगे उसे खारिज कर। देखो वैकल्पिक मत का मतलब होता है, जैसे मान लो भाई मेरे वैकल्पिक मत व्यवस्था में चलता है कि इसमें आपको वोट प्रतिशत यानी मत प्रतिशत कितना आपको मिला इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, वैकल्पिक मत व्यवस्था का मतलब होता है कि जब तक आपको एक मत परसेंटेज नहीं मिलेगा तब तक आप चुनाव को नहीं जीत पाएंगे। ये वैकल्पिक मत व्यवस्था में चलता है, यानी यहां पर सबसे ज्यादा वोट पाने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपको एक बहुमत यानी कम से कम 51%, कितना 50+1
परसेंट अगर आप वोट पाएंगे तभी आप जीतेंगे। द्वितीयक मत व्यवस्था क्या होती है? इस व्यवस्था में मतदाता एक ही उम्मीदवार को एक मत देगा। यदि कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता तो ऐसी स्थिति में दूसरे मता पत्र के आधार पर उम्मीदवार को जीत का निर्णय किया जाएगा। यानी दूसरे व्यक्ति को, यानी दो व्यक्ति हो, जैसे मान लो अगर बताऊं, मान लो एक जगह से 4 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितने जी? एक जगह से 4 आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और चारों में मान लो कि भाई किसी को बहुमत नहीं मिला, तो क्या करेंगे? बाकी जो पहले दूसरे को ले लेंगे और बाकी 2 लोगों को निकाल देते हैं और उनमें बाकी में बराबर वोट बांट दिया जाता है। जो जीतेगा उसे दोनों में 2 व्यक्ति बचेंगे, फिर उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको विजेता घोषित किया जाता है। ये द्वितीयक मत व्यवस्था। अब बात करें समानुपातिक व्यवस्था में क्या होता है? समानुपातिक व्यवस्था एक ऐसी निर्वाचन व्यवस्था होती है, इसमें लोग कैसे जीते बताऊं? समानुपातिक जो व्यवस्था, उसमें जो मतदान लोग करते हैं, इसमें सूची व्यवस्था होती है। सूची व्यवस्था मतलब समझते हो? इसमें सूची बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं वोट देने गया हूं, ठीक है। समानुपातिक व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे मान लो मैं वोट देने गया हूं, मेरे इलाके से 5 आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, तो मुझे 5 को वोट देना पड़ेगा। जैसे मेरी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है, इस प्रकार से आपको पसंद बतानी पड़ती है, ठीक है। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद बनेगा वो व्यक्ति चुनाव को जीत लेता है। ये सूची व्यवस्था में समानुपातिक व्यवस्था ऐसी होती है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, भारत में अगर आप लोग बात करेंगे तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। अगर भारत में चुनाव की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कुछ प्रणालियां दे रखी हैं कि अगर हम लोग बात करें कि भाई मेरे प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था कैसे होती है, यानी कोई उम्मीदवार चुनाव को कैसे जीतेगा, इसके लिए कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी प्रणालियां अपनाई जाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपकी आ सकता है या पूछा जा सकता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था कैसे होती है और कोई जो कैंडिडेट हो यानी उम्मीदवार है वो किस प्रकार से इलेक्शन को जीतता है, विन करता। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा भाई मेरे? प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएं। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे लोकतंत्र और चुनाव, क्योंकि ये आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। लोकतंत्र और अलगाव, ये भी आपको 10 मार्क्स में आ सकता है। और लोकतंत्र और जनमत, क्योंकि ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं या इनको कह सकते हो कि पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में कह सकते हो ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 20 का तो क्वेश्चन आएगा लेकिन 10 में भी आए। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, जहां पर कह सकते हो कि नागरिक या कह सकते हैं जो आम लोग हैं वो जब सरकार को चुनते हैं, इसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। तो भाई लोकतंत्र में जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र में नागरिक क्या करते हैं, चुनाव के जरिए ही सरकारों को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो लोकतंत्र और चुनाव का क्या आपस में कह सकते हैं बहुत अच्छा संबंध है। आधुनिक प्रजातंत्र सरकारों में प्रतिनिधि सरकार, देखो आज कहीं पर भी अगर आप देखोगे जहां पर भी प्रजातंत्र है, अरे प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी बोलते हैं। करें भाई कि जहां पर भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आधुनिक प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र राज्यों में लंबे आकार और जनसंख्या के कारण सरकार एक रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग कठिन हो जाता। कह रहे भाई मेरे, जहां पर देश बहुत बड़ा होता है वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कह सकते हैं कि भाई कानून बनाने और नियम बनाने की प्रक्रिया में हर आदमी जिसमें भाग ले रहा है। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत इतना बड़ा देश है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भाई कि भारत सरकार अगर कोई कानून बना रही है और हर आदमी से अगर पूछने की बात करेगी कि हर आदमी का पार्टिसिपेट भागीदारी होगा तो कानून बन ही नहीं पाएगा। 5-5 10-10 साल लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़ी संख्या में लोग हैं। तो कह रहे हैं कि जहां पर लोकतंत्र होता है और जहां पर आकार देश बड़े हैं और जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कठिन हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कठिन हो गया? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है और हर व्यक्ति अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई हर व्यक्ति कानून बनाने की प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकता है? अरे जहां छोटी जनसंख्या रहती है वहां सही रहता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। फिर भी सभी आधुनिक लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष
या प्रतिनिधि सरकार। देखो करें कि जहां कहीं पर भी लोकतंत्र हो, हर लोकतंत्र में या तो सरकारें जो रहती या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा चुना जाता। अगर आप लोग देखोगे तो हमारे देश में जो चुनाव होता है उसमें आम जनता क्या करती, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है ना। एक प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार चुनाव जो है वह लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह रहे हैं कि भाई मेरे जो चुनाव होता है, चुनाव कह सकते हैं कि लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनाव लोगों के समर्थन पाने के लिए, भाई चुनाव जो है लोगों का समर्थन पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला होता है। कभी कभी एक व्यक्ति भी स्वतंत्र उम्मीदवार, कई बार देखा कि किसी पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है, कई बार होता भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते। तो लोकतंत्र में चुनाव जो है होता है, कभी कभी कोई आजाद उम्मीदवार या निर्दलीय जिसको बोलते हैं, और कभी कभी पॉलिटिकल पार्टियों के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव के फायदे, भाई अगर आप किसी पार्टी से उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेंगे तो फायदा अलग होता है। राजनीतिक दलों की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। जब एक उम्मीदवार किसी दल का प्रतिनिधि होता है, यानी उससे पार्टी से चुनाव लड़ता है, तो मतदाता को जानना आसान हो जाता कि उसके कार्यक्रम क्या हैं। जैसे मान लो भाई तुम्हारे यहाँ चुनाव हो रहा है और कोई आदमी बीजेपी का उम्मीदवार है, या कोई आम आदमी का है, या कोई कांग्रेस का है, तो तुमको पता चल जाएगा ये कौन कौन सी योजनाएं लाएगा, इसका कौन कौन सा नीतियां होंगी। तो कह रहे हैं कि पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं इससे फायदा होता है। पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार आयोजित कराने के लिए राजनीतिक दल पैसा भी देते। कह रहे हैं कि अगर आप किसी पार्टी के उम्मीदवार बनोगे ना, जैसे भाई बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो बीजेपी वाले उसको पैसा भी देते चुनाव लड़ने के लिए। तो पार्टी का उम्मीदवार बनने से फायदा होता है। उम्मीदवार को चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता दिए जाते। देखते हो ना भाई, अगर कोई आदमी चुनाव लड़ता है, जैसे कोई बीजेपी से लड़ रहा, कोई भी पार्टी से अगर आप लड़ोगे तो उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आकर के आपका प्रचार भी करते हैं। पार्टी की लोकप्रिय नेता भी जो उम्मीदवार होता है उसके समर्थन में प्रचार करते हैं, उसकी चुनाव में रैली में। जैसे भाई अगर कोई बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है तो हो सकता है उसके लिए रैली करने नरेंद्र मोदी आ जाएं, अमित शाह आ जाएं, या कोई आम आदमी से लड़ रहा है तो केजरीवाल उसके समर्थन में आ जाएगा चुनाव करने के लिए। तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो है चुनाव होता है, और लोकतंत्र में कह सकते हैं कि जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाई लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया कैसे हो, देखो प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव समता के सिद्धांत पर होता है। भाई लोकतंत्र में चुनाव तो होता है लेकिन समता यानी बराबरी के लिए होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का एक मत होता है, समझ रहे हो। यानी लोकतंत्र में जब भाई चुनाव होता है तो चुनाव में क्या रहता है, एक आदमी का एक वोट होता है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी का एक वोट है, अमीर आदमी का 5 वोट, ऐसा नहीं होगा। तो यानी वहां बराबरी है लोकतंत्र में। सभी व्यक्तियों को, भाई लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बिना जाति रंग मत लिंग भेदभाव के बिना राजनीतिक अधिकार मिलता। भाई देखा होगा ना हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो होता ही है ना कि हर व्यक्ति को क्या है भाई, वोट डालने का क्या रहता है, अधिकार रहता है। भाई आप किसी भी प्रकार का वहां पर देखते हो भेदभाव नहीं होता ना, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, मत के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलता है, देखो वोट डालने का ना। इन अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मत देने का। देखो क्या लोकतंत्र में भैया हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। जो भी आदमी 18 साल का हो गया है, वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, तुम जाकर के खट से वोट डाल दोगे। राजनीति में प्रत्येक को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के गठन का हक, हर व्यक्ति। और भाई लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसमें गुप्त मतदान होता है। देखोगे ना कि तुम लोग देखोगे जब चुनाव होता है उसमें गुप्त मतदान है। यानी गुप्त का मतलब होता है कि पता नहीं चलता किसको कौन वोट दे रहा है, समझ रहे हो। मतदाता अपने मत का प्रयोग गुप्त रूप से करता है। जैसे तुम लोग लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। तो भैया लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसमें गुप्त मतदान होगा। यानी आप किसको वोट दे रहे हैं पता नहीं चलता, नहीं है जहां पर वो ईवीएम रखी रहती है उसके चारों तरफ वो लगा देता है ताकि कोई देख ना पाए कौन आदमी कौन सी बटन दबा रहा है, कि कौन बीजेपी की दबा रहा है, कौन कांग्रेस जता रहा है, कौन सी पार्टी दबा रहा है, ताकि कोई उसके चयन को नहीं जान सके। प्रतिनिधि लोकतंत्र में गुप्त मतदान होता है।
अगर गुप्त मतदान नहीं रहेगा तो भैया मतदाता को कोई धमकी वमकी दे सकता है या उसके मतदान को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए गुप्त मतदान रखा जाता है ताकि कोई तुमको धमकी ना दे कि फलाने कोर्ट का ही दे दिया था, ऐसा ना करे। और भाई अगर लोकतंत्र में अगर हम लोग चुनाव की बात है तो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में कुशलता के साथ चुनाव प्रक्रिया को होता है। निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग, देखो जब चुनाव होगा ना तो अलग अलग इलाके बांट दिए जाते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति अलग अलग जगह से लड़ता है जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। यदि केवल एक व्यक्ति को निर्वाचन से चुना जाता है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। देखोगे ना कि हमारे देश में देखोगे ना एक जो असेंबली होगी वहां से एक ही आदमी चुनाव जीत करके जाता है। तो इलेक्शन में निर्वाचन क्षेत्रों में चीजें होती देखा होगा ना। और चीजें कहते भाई अगर आप चुनाव में क्या होता, चुनाव में देखो चुनाव की घोषणा की जाती ना, देखोगा जब इलेक्शन होगा तो बताया जाएगा कि 5 तारीख को वोट पड़ेगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। अभी देखो दिल्ली का चुनाव आने जा रहा है ना, तो बताएगा भाई 5 फरवरी को वोट पड़ेगा और 8 फरवरी को मतदान नतीजे घोषित होंगे, यानी जिसको मतगणना कहते हैं, काउंटिंग होगी। तो मतदान में और क्या होता है, नामांकन पत्र भरे जाते हैं। नामांकन पत्र मतलब पर्चा दाखिल, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेट करना। जैसे मान लो कि भाई मुझे मालूम कोई इलाका है, मुझे वहां से इलेक्शन लड़ना है तो मुझे अपना नॉमिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कह सकते जैसे हम लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से इलेक्शन लड़ने के लिए भी चुनाव में हमें नामांकन करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश पर इसको बोलते हैं हिंदी में पर्चा दाखिल और इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेशन। ठीक है। और यही जब आप अपना नाम दे दोगे चुनाव में कि भाई मुझे इलेक्शन फलानी जगह लड़ना है, तो तुम्हारा जांच करेगा कि तुम चुनाव लड़ने के योग्य हो कि नहीं हो। फिर ये भी होता कि जैसे मान ली मैंने भाई नाम दे दिया है तो मैं नाम वापस भी ले सकता हूं, ये होता है। और फिर अंतिम सूची जारी होती कि भाई कौन कौन से लोग यहां से उम्मीदवार हैं। और फिर चुनाव में कहता हूं हर मत जो उम्मीदवार होता अपना प्रचार कर, देखते नहीं अभी प्रचार खूब चल रहा है, दिल्ली में खूब प्रचार कर रहा है हर पार्टी वाला ना, तो चुनाव में प्रचार होता है। और फिर एक दिन पहले इलेक्शन से एक दिन पहले प्रचार बंद हो जाता है, फिर भैया क्या होता है वोट डाला जाता है। देखो ना चुनाव में सब हर आदमी को वोट डालना होता है ना। और फिर क्या किया जाता है, चुनाव के परिणाम घोषित किए जाते हैं। इसलिए क्या है भाई लोकतंत्र में तो चुनाव कह सकते एक फेस्टिवल है, कह सकते हो कि लोकतंत्र में चुनाव तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। समझ रहे हो कि लोकतंत्र प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो चुनाव तो होता ही होता है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब लोकतंत्र और अलगाव क्या है? अलगाव का अर्थ है अपने वास्तविक या आवश्यक स्वभाव से अलग होना। व्यवहार में अधिकतर प्रजातंत्रीय प्रणालियों का कार्य निजी स्वायत्तता और लोकप्रिय शासन के मापदंडों के संदर्भ के नीचे होता है। आधुनिक संसार में लोकतंत्र सीमित और लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप के दौर से गुजरा। कह रहे हैं कि आज अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें तो आज का भाई मेरे जो लोकतंत्र है वो क्या हो रहा है कि एक प्रकार से आज दुनिया में जो लोकतंत्र है वो बहुत सीमित हो गया है और अप्रत्यक्ष तौर से गुजर रहा है। इस प्रकार से लोकतंत्र नागरिकों के अलगाव की ओर लगा, यानी आजकल के जो नागरिक हैं वो कह सकते कि भाई लोकतंत्र से या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर होते चले जा रहे हैं। यह लोकतंत्र उनसे कुछ ज्यादा नहीं जिसके जोसेफ कहता है कि संस्थानिक व्यवस्था की संज्ञा दी है और जो उन राजनीतिक निर्णय पहुंचाने के लिए होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज जो लोकतंत्र है उससे जो नागरिक है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर होता जा रहा है। समझ रहे हो? इसे संस्थानिक व्यवस्था कह सकते हैं जिसमें आप लोग अर्थविहीन कर्मकांड में लोकप्रिय सहभागिता को कम करने के लिए होता है। जैसे राजनीतिकों को हटा करके दूसरे राजनीति को लाने के लिए प्रत्येक कुछ महीने बाद मतदान करना। संक्षिप्त में कुछ लोग कभी भी शासन नहीं करते और सरकार लोगों के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है, उदास है। तो करेंगे आज अगर आप लोग देखोगे तो हर आदमी ना लोकतंत्र से या लोकतंत्र में उसकी जो मन है वो हट रहा है। देखो ना बीच में भाई देखो अगर आप तुम देखते हो चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग भाई चुनाव में मतदान करने जाते हैं। किसी पूछोगे भाई तुम किसको वोट दे, अरे मुझे राजनीति में कोई पसंद नहीं है, मैं किसी को वोट नहीं देता हूं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो लोकतंत्र और अलगाव का मतलब होता है कि लोकतंत्र से लोगों से जो दूरियां बनती चली जा रहे हैं उसी को बोलते हैं भैया लोकतंत्र और अलगाव।
अलगाव मतलब दूरी बना लेना। यानी आज जो व्यक्ति है उसके लोकतंत्र में यानी एक प्रकार से जो विश्वास है टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? उसको लगता है नेता लूट रहे हैं और सब भ्रष्ट है, सब करप्ट हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से निराश होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिसको भी हम चुनेंगे वो आकर के भैया सबको लूटे लेगा, वो अपना घर भरेगा। देखते नहीं, हर व्यक्ति कहता भैया चाहे कोई भी आदमी जीते, वो चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, हमें तो अपना करके ही खाना है, हमारे लिए कोई नहीं है, सब अपना सिर्फ घर भरता। देखोगे ना कि टीवी में आकर के लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं ना, तो ये क्या है? लोकतंत्र अलगाव ही है। यानी उन लोगों का कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतंत्र से भैया विश्वास उठ गया है, इसको बोलते हैं। तो लोकतंत्र अलगाव का मतलब होता है कि यानी आम जनता का जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, लोकतांत्रिक चीजों से जब विश्वास उठ जाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि लोकतंत्र और अलगाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला हम लोग बात करें भाई लोकतंत्र और जनमत क्या है। देखो, जनमत का मतलब जनता का मत। भाई बहुत हद तक लोकतंत्र जनमत पर नहीं, यानी जनता जो चाहती है लोकतंत्र में वही होगा। जनता जिसको चाहेगी वही मंत्री बनेगा, जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। तो लोकतंत्र में अगर आप देखो जनमत यानी जनमत पर निर्भर, यानी जनता भैया जिसको चुन लेगी वही बन जाएगा। देखते नहीं बहुत सारे लोग क्या बोलते, जेल से चुनाव जीत जाता है, तो भैया जनता ने जिता दिया, जनता का मत था तो जीत गया। प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया होगी, सोचना पड़ेगा। सभी दल शक्ति को हथियाना बरकरार रखना चाहते हैं। अगले चुनाव में सत्ता में आने इस बात पर निर्भर करता कि जनता उनके कार्यों के बारे में क्या सोचती है। जब दल करे कि लोकतंत्र में अगर आप देखोगे जनता का जो मत है, जनता की जो मूड है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में भाई मेरे जनता जो चाहती वही होगा, जनता जिस पार्टी को चाहेगी उसको जिता देगी और जनता जिस पार्टी को चाहेगी उसको हरा देगी। तो लोकतंत्र में क्या है, यह होता ही होता है। भाई जनता, जैसे मान लो वोट हुआ, जनता को लग रहा है कि यह सरकार अच्छी नहीं है, तो क्या जनता क्या करेगी, उस सरकार को बदल देगी, उसके जगह पर दूसरे सरकार को क्या कर लेती है, चुन लेती है। तो लोकतंत्र और जनमत का मतलब यही होता है। जनमत का निर्माण, भाई लोकतंत्र में जनता क्या करती है, अपने निर्माण करती है। यानी जनमत निर्माण का मतलब यानी जो जनता होती है वह सरकारों का निर्माण करती रहती है। समझते हैं कि अगर उसको लगा कि भाई ये सरकार अच्छी नहीं है तो दूसरी सरकार को क्या कर लेती है, उसकी जगह पर चुन लेती है। तो लोकतंत्र में जनमत होता, जनता का मत ही सर्वोच्च है। जनता को अगर लग रहा है कि यह काम ठीक नहीं तो उस सरकार को जनता क्या कर देती है, हटा देती है। यानी जनता ही कह सकते कि भाई मेरे लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनमत यानी जनता का मत ही, जनता की ही जो बातें हैं वही सर्वोपरि होती हैं। जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी और जनता जिसको चाहेगी उसको हरा देगी। और देखते नहीं जनता कई बार भैया चुनाव में कह सकते हो कि जो लोग अपराधी हैं, जो लोग मर्डर कर दिए, कई बार इनको भी जनता इलेक्शन में जिता देती। तो जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र जनमत का मतलब जनता की इच्छा पर ही क्या है, सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां जो रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो देखिएगा भाई मेरे, भागीदारी और मतभेद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भागीदारी क्या होती है। तो खास तौर से लोकतंत्र में जब जनता पार्टिसिपेट करती है उसी को लोग हम बोलते हैं भाई भागीदारी। ठीक है, तो भागीदारी और मतभेद काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा भागीदारी को अगर आप लोग देखेंगे तो जिसमें आप लोग कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक समानता, जिसको कहते हैं राजनीतिक भागीदारी को ऐसे व्यवहार जो सरकारी कर्मियों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। प्रभावित यानी कह सकते हैं राजनीतिक भागीदारी का मतलब होता है कि जब सरकार के कर्मियों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाया जाता है। भागीदारी का मतलब होता है कि आम जो जनता है वो हर एक चीज में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। यानी उसकी भूमिका जो है बड़ी ही क्या होती है, निर्णायक होती है। उसी को हम लोग क्या करें, यहां पर भागीदारी करें। राजनीतिक भागीदारी के पीछे 3 यानी बौद्धिक उपयोग हैं। इसे वैध प्रदान करने के रूप में माना जा सकता है जब तक देश के नागरिक मतदान के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सरकार के कामों में भागीदारी देते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार उन निर्णयों की अपनी सहमति देते हैं तथा उन्हें वैध कर देते हैं। देखो भाई, सरकार अगर
कोई कानून बना रही है तो अगर नागरिक उसको सहमति देंगे भाई ये कानून बना लो, तो कानून क्या हो जाता है कि पूरी तरीके से वैध हो जाता है, वैलिड हो जाता है, यानी उसको एक प्रकार से जनता की स्वीकृति मिल जाती है। तो भागीदारी का मतलब यानी भागीदारी ये भी होती है कि सरकार अगर कोई नियम बना रही है, कोई कानून बना रही है, तो सरकार के नियमों को अगर नागरिकों की सहमति मिल जाती है तो उससे क्या है कि भाई कि सरकार के जो नियम कानून होते हैं उनको वैधता मिल जाती है। क्या? पहली वैधता। यह विचार लोकतंत्र का केंद्र होते हैं। दूसरा, भागीदारी का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह भी है कि राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में देखा जाता है। इसकी आवश्यकता नुकसानों को पूरा करने के लिए, मुनाफा बढ़ाने या सामाजिक क्षेत्र के जीवन में सुविधा। देखो भागीदारी से दूसरा काम क्या होता है कि नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। भाई जैसे मान लो सरकार अगर कोई नियम कानून बना रही है, अगर नागरिक उसमें भागीदारी ले रहा है तो नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं। भागीदारी के जरिए ना भाई सरकार को पता चलेगा ना कि किस प्रकार से नागरिकों को हमें सुविधाएं देनी चाहिए। इस विचार को मताधिकार के विस्तार और मतदाता की गतिशीलता के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। कहने की जैसे मान लीजिए अगर चुनाव में अगर हर व्यक्ति वोट डालेगा तो इससे क्या होगा कि अच्छी से अच्छी सरकार चुनी जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए बार बार देखो बोला जाता भैया कि हर आदमी को वोट डालना जरूरी है, हर आदमी की भागीदारी लोकतंत्र में जरूरी है। अरे भाई जब हर आदमी जाकर के वोट डालेगा तभी तो अच्छी सरकार चुनी जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट डालना, उसकी भागीदारी होना क्या है? जरूरी है। तीसरा, भागीदारी का सामान्य विवेचना मुख्यतः रूसो और जीएस मिल से जुड़ी है। उन्होंने इसे सामाजिक संघर्ष में विलयन के रूप में देखा है। रूसो कहते हैं, तर्क देते हैं, किसी देश के नागरिक राजनीतिक भागीदारी द्वारा सामान्य कार्य को करने की एक अहम समझ आपस में साझा करेंगे। रूसो कहता है कि भाई अगर नागरिक भागीदारी करेंगे तो आपस में वो लोग क्या करेंगे? आपस में विचार साझा करेंगे और इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि साधनों का आवंटन किस पर। देखो अगर जनता की भागीदारी किसी भी चीज में करेगी तो जो संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, उसका कैसे उपयोग किया जाए ये हो पाएगा। मिल कहता है कि भागीदारी को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखता है। जो इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे वो नियमों को नहीं सीख पाएंगे और सर्वसम्मति के निर्णय पर पहुंचने की आवश्यक है। देखो रूसो कहता कि अगर जनता भागीदारी करेगी तो जनता सरकार के हर नियमों को जानेगी, बूझेगी। अगर जनता भैया भागीदारी ही नहीं करेगी, सरकार के नियम कानूनों में उसका कोई पार्टिसिपेट ही नहीं रहेगा, तो जनता जो है वह कह सकते कि निर्णय जो नियम कानून बनने की प्रक्रिया उससे बाहर हो जाएगी और सही निर्णय जो रहेंगे वो नहीं लिए जा सकते हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी, हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सरकार को कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, अगर हर व्यक्ति भागीदारी लेगा तो अच्छे से अच्छे निर्णय सरकार लेगी। उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि चुनाव में अगर हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करेगा, मतदान का प्रयोग करेगा, तो कह सकते हैं हर व्यक्ति की भागीदारी से एक अच्छी और बेहतर और स्वस्थ सरकार हम लोग क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। ये भागीदारी के जरिए ही हो सकता है। भागीदारी कितनी प्रकार की होती है? भाई अगर हम बात करें लोकतंत्र में 2 प्रकार से ही भागीदारी की जा सकती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहली होती है भैया परंपरागत, दूसरी है अपरंपरागत। क्या है? परंपरागत भागीदारी, दूसरी अपरंपरागत भागीदारी होती है। परंपरागत भागीदारी नियमित व्यवहार है जो सरकार की प्रणालियों का प्रयोग करती है। यह सहायक हो सकता है क्योंकि इसमें सरकार देश के समर्थन व्यक्त करने के लिए औपचारिक हो सकता है। इसके विपरीत सरकार द्वारा नीतियों में संशोधन की कोशिश हो सकती है। इसमें राजनीतिक दलों के सदस्य, राजनेता और सरकार के प्रतिनिधि संपर्क करना, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित गतिविधि जैसे मतदान और प्रचार हो सकता है। यानी परंपरागत भागीदारी का मतलब होता है कि जब सरकार जब चुनाव होता, जब प्रचार होता, मतदान होता है। परंपरागत भागीदारी जैसे भैया मतदान में सभी लोग भाग लेते हैं। चुनाव में जब प्रचार होता, चुनाव प्रणाली में जब प्रचार उचार होता है, इसको हम बोलते हैं परंपरागत। देखो चुनाव में अगर हर नागरिक वोट डाला तो एक प्रकार की भागीदारी हो गई। इसको क्या कहते हैं भाई? परंपरागत भागीदारी कहते हैं। जब नेता प्रचार प्रसार करते हैं अपनी पार्टी का तो एक किस प्रकार की भागीदारी? परंपरागत भागीदारी। अपरंपरागत भागीदारी क्या है? अपरंपरागत भागीदारी अपेक्षाकृत
असामान्य व्यवहार है जो सरकारी तंत्रों या प्रभावशील संस्कृति के खिलाफ काम करती है और इसलिए यह प्रतिभागियों और उनके विरोधियों दोनों के लिए तनावपूर्ण है। इस प्रकार की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था में रचनात्मक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता, यह अवैध है। कानूनी प्रदर्शन, जैसे अपरंपरागत भागीदारी का मतलब समझते हो, जब जनता भैया कहीं जाकर के प्रदर्शन करे, धरना दे, हिंसा फैलाए या धरना प्रदर्शन करे, भूख हड़ताल करे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरंपरागत भागीदारी। परंपरागत भागीदारी दो प्रकार की। पहली भैया परंपरागत भागीदारी मतलब जनता वोट डाल रही है, जनता चुनाव में भाग ले रही है, जनता सरकार को कोई सुझाव दे रही है, परंपरागत भागीदारी है। अपरंपरागत भागीदारी का मतलब था जनता भैया क्या कर रही है? प्रदर्शन कर रही है, जनता सरकार का बहिष्कार कर रही है, जनता जाकर के हिंसा फैला रही है, जनता धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरंपरागत भागीदारी। अपरंपरागत भागीदारी में खास तौर से अधिकार आंदोलन भी शामिल होते हैं। देखो आंदोलन कई बार जनता करती है ना, तो इसको हम अपरंपरागत भागीदारी में शामिल करते हैं। ठीक है, खौर से जो भागीदारी तो जब सामूहिक चेतना, यानी सरकार जब जनता में किसी चेतना का या किसी जानकारी देती, परंपरागत भागीदारी। इस प्रकार राजनीतिक प्रभाव की समझ, राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास, एक खास तौर से अपरंपरागत भागीदारी को बताता है। देखो ना, कई बार हमारे देश में भैया आंदोलन हो जाता है, तो आंदोलन हो जाता है क्योंकि लोगों को राजनीतिक समझ नहीं रहती। राजनीतिक व्यवस्था से जब लोगों का विश्वास उठता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में कोई सरकार है और भाई जनता को लग रहा है कि ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, तब जनता सरकार में या राजनीतिक व्यवस्था में जब उसको अविश्वास हो जाएगा, तब जनता अपरंपरागत भागीदारी करेगी और वहां आंदोलन करती है। तो आंदोलन भी होता, देखा होगा ना, बहुत सारे आंदोलन होते हैं ना, तो ये क्या है? अपरंपरागत भागीदारी। समझ रहे हो? जनता भागीदारी कैसे करती है? तो देखो, पहली होती भैया राजनीतिक भागीदारी या प्रशासनिक कार्यालयों का स्वामित्व। ठीक है, दूसरा राजनीतिक दलों का संगठन का तो बहुत सारे लोग ना राजनीतिक पार्टी के वो बन जाते, कार्यकर्ता बन जाते, ये भी एक प्रकार की क्या भागीदारी है। दूसरा, बहुत सारे लोग अगर देखोगे जो दबाव समूह होते हैं उसके सदस्य बन जाते हैं, जैसे कोई किसानों का सदस्य बन गया, कोई मजदूरों का संगठन का सदस्य बन गया, ये भी भागीदारी है। कुछ लोग भैया जो बैठकें होती हैं, सार्वजनिक बैठक जो प्रदर्शन होते हैं उसमें लोग भागीदारी करते हैं। अनौपचारिक राजनीतिक चर्चाओं में लोग भागीदारी करते हैं। लोग राजनीति में जब कोई रुचि लगता हो, वो भी एक प्रकार की भागीदारी। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा, भागीदारी है। चुनाव में जब लोग मतदान करते हैं तो ये भी क्या एक प्रकार की क्या है? भागीदारी है। राजनीतिक गतिविधियों में रुचि ले कोई व्यक्ति और रुचि ले रहा है तो एक भागीदारी है। भागीदारी के कितने स्तर होते हैं? जैसे निष्क्रिय भागीदारी क्या होती है? यानी निष्क्रिय भागीदारी किसको? ये वह लोग हैं जो शायद कभी वोट डालते हैं और राजनीतिक संगठनों से दूरी बनाए रखते हैं, ये निष्क्रिय। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं हूं भैया, मैं वोट तो डाल देता हूं लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, तो ये क्या है? निष्क्रिय भागीदारी है। आप भागीदारी तो कर रहे हो लेकिन एक्टिव नहीं हो, तुम खाली वोट डाल देते हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हो, या राजनीति में राजनीतिक दलों से तुम्हारा दूरी बनाए रखते हो। भैया मैं तो बीजेपी को वोट तो डाल देता हूं, कांग्रेस वोट दे देता हूं, लेकिन मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मैं उनका नेता फेता नहीं हूं, मैं उनसे दूरी बनाए रखता। मैं ये क्या है? एक प्रकार की निष्क्रिय भागीदारी है। मतदान विशेषज्ञ क्या है? यानी मतदान भागीदारी क्या है? ये लोग सिर्फ वोट देते हैं और इसके अलावा ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, इसको भैया मतदान विशेषज्ञ, ये मतदान भागीदारी है। यानी आदमी खाली वोट डालता है, ये क्या है? मतदान भागीदारी कह सकते हैं। ये लोग खाली वोट देते हैं, उनके बाद उनका कुछ नहीं मतलब है, वो कुछ नहीं जानते। एक होता है संकुचित भागीदारी। ये लोग ना तो मतदान करते हैं, ना ही तो चुनाव अभियानों में नागरिकों संघों में भाग लेते हैं, किंतु व्यक्तिगत मुद्दों के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क करने में पीछे नहीं रहते। यानी संकुचित भागीदारी का मतलब क्या होता है कि ऐसा आदमी भैया ना तो वोट ही देता है, ना तो राजनीति में भाग लेता है, लेकिन जो अधिकारी होता है उनसे पूरा संपर्क बनाए रखता है और जाकर घूम घूम के अपना काम करवाता है, सरकारी अधिकारियों से बातचीत करेगा और काम करवाता है। ये क्या है? संकुचित भागीदारी है। सामुदायिक भागीदारी क्या है? सामुदायिक भागीदारी यानी ऐसे लोग जो होते हैं, स्थानीय जो नेता होते हैं, उनके साथ व्यस्त रहते हैं, शिक्षा और आय चीजों, यानी शिक्षा है, आय है, प्रचारकों का सम्मान करते हैं। प्रचारक कौन होते हैं? यह लोग केवल मतदान करते हैं बल्कि चुनाव अभियान का प्रचार भी पसंद करते हैं। यानी प्रचारक कौन होता है? जो लोग वोट भी डालेगा, पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार भी कर देगा, शैक्षिक स्तर पर मतदाता की तुलना में अधिक होते हैं और ये लोग
पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचारक भी होते हैं, ये प्रचारक के रूप में भागीदारी है। पूर्ण कार्यकर्ता कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति नियमित रूप से किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं और इनको राजनीतिक आदर्शों को बढ़ावा मिलता है। ये भी एक प्रकार की क्या होती है भैया? हमारी भागीदारी होती है। तो राजनीतिक भागीदारी इस प्रकार से होती है, यानी उस अलग अलग प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? भागीदारी कर सकते हैं। और यहां पर भागीदारी का मतलब एक प्रकार से क्या है कि सरकार जो सरकार बन रही है उसमें जनता जो भाग ले रही है उसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? भागीदारी कहते हैं। अगला हमें जो एक इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो भाई एक प्रकार से कह सकते हैं मतभेद है। मतभेद यानी मतभेद क्या होता है? लोकतंत्र में अगर आप देखोगे तो सहमति पर आधारित होता है। तुम सबको पता है कि लोकतंत्र में जनता की सहमति होती है, ठीक है? वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होने को तैयार है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो पृथक विचार रखते हैं, उनकी सरकार की नीतियों से अलग मत होते हैं। मतभेद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और सरकारी प्राधिकरण है। देखो मतभेद क्या होता है? यानी सरकार ने जो नियम कानून बना रही है, कुछ लोग उससे अलग मत रखते हैं, अलग विचार रखते हैं, उसी को हम लोग भैया मतभेद। यानी देखो भाई लोकतंत्र में तो जनता ही लोगों को चुनती है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता के जरिए ही सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं। लेकिन मतभेद क्या होता है कि सरकार जो निर्णय ले रही, सरकार जो कानून बना रही है, यानी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उनसे अलग जो अपनी बात रखता है उसी को बोलते हैं मतभेद। तो लोकतंत्र में मतभेद तो चलता ही चलता है। क्या है? मतभेद एक प्रकार का असहयोग करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि मतभेद या असंतोष एक अपरंपरागत प्रकार की राजनीति, यानी मतभेद रखना क्या है? एक प्रकार की अपरंपरागत राजनीतिक भागीदारी है। यह राजनीतिक व्यवस्था में अंतर स्थापित नहीं हो सकती, इसलिए राज्य इसे अवैध मानता है। यानी मतभेद को कह सकते कि जो राज्य है वो क्या मानता है? अवैध मानता है, इसको नहीं मानता है। मतभेद क्या होता है? जैसे विरोध प्रदर्शन करना। देखो बहुत सारे लोग अगर सरकार की किसी नीति को नहीं मानते तो विरोध प्रदर्शन करेगा, जुलूस निकालेगा, बहिष्कार कर देगा, धरना प्रदर्शन करेगा। इसको हम लोग लोकतंत्र में क्या कहते हैं? मतभेद के रूप में देखते हैं। यानी आम लोग क्या है कि सरकार जो कोई नियम बना रही है, जो सरकार ने कोई कानून बनाया है, यानी आम लोग उससे इत्तिफाक नहीं रखते हैं, उनका कोई अलग मत है, उनका कोई अलग विचार है। यानी मतभेद को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने जैसी जो सोचे होती हैं उसको हम मतभेद के, इस वजह से वर्तमान सरकार की ओर से प्रतिकार भी आ सकता है, इसको मतभेद कहते हैं। बहुत सारे लोग देखा ना कि जो मौजूदा सरकार रहती है उससे उनका कोई इत्तेफाक नहीं रहता, मौजूदा सरकार के वो लोग विरोध करने में खड़े हो जाते हैं। तो लोकतंत्र में मतभेद भी होता है और इसको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं? अपारंपरिक भागीदारी के रूप में कहते हैं। और मतभेद तो लोकतंत्र में होता ही होता है भाई। किसी की भी सरकार हो ना, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, तो उसमें बहुत सारी जो जनता रहती है उससे कोई इत्तेफाक नहीं, तो उनका मतभेद होता है। वो लोग धरना भी देगा, प्रदर्शन भी करेगा, आंदोलन भी करेगा। तो ये सारे मतभेद क्या है? होते ही होते। इसको मतभेद, यानी मतभेद का मतलब होता है अलग विचार रखना, अलग व्यू रखना, यानी सरकार जो कर रही है उससे अलग। तो लोकतंत्र में तो जनता की सहमति से ही सरकार चुनी जाती है, लेकिन उसमें कई बार हम लोगों को मतभेद भी देखने को मिलते हैं। यानी उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार का जो रवैया है, जो सरकार के काम है, उनसे थोड़ा अलग व्यवहार हो जाता है, वो अलग बात करते हैं। यानी जो सरकार के कामों से खुश नहीं है, जो सरकार की नीतियों के साथ सहमत नहीं है, जब वो लोग सरकार की नीतियों के साथ सहमत नहीं करते तो विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या करेगा? विरोध प्रदर्शन करेगा, जुलूस निकालेगा, सरकार का भैया बहिष्कार कर देगा। इस प्रकार की सारी चीजें कह सकते हैं कि लोग वहां पर हम लोगों को करते हुए दिखाई देते। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मतभेद कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिक को आपको पढ़ करके जाना ही जाना, इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद अगला जो चैप्टर है ना, अगला 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर से इस बार क्वेश्चन मुझे लगता नहीं पूछा जा सकता, समझ रहे हो? तो 12वां चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें से इन्होंने नागरिकता को लेकर के पूछ लिया। तो 12वें चैप्टर से क्वेश्चन आने की सबसे कम संभावना रहेगी। लेकिन इतना जो मैंने आपको पढ़ा, इतना तो आप लोग जरूर पढ़ जाइएगा। जो तीसरा ब्लॉक है, ठीक है, इस बुक में टोटल 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, ब्लॉक 1, 2, 3।
तो तीसरा ब्लॉक तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा ब्लॉक और पहला ब्लॉक जरूर करेंगे, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको करके जरूर जाइएगा, और पहला और दूसरा ब्लॉक भी हम लोग इसके बाद ही क्लास उसको भी कर लेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम भी आपको, इसका साथ मुझे कल ही एग्जाम आपका होना, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा। जो जो पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो जो बताया उसको जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि जो जो मैं आपको बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।